दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री में आधुनिक भारत से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे हुए क्वेश्चन भी है और आगे भी पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हो और याद कर लेते हो तो आप यकीन मानना आपको इनमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आपने पहले से हिस्ट्री में आधुनिक भारत को पढ़ रखा है तो साथ ही आपका टेस्ट हो जाएगा। और नए स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे क्योंकि जिन्होंने पहले से नहीं पढ़ रखा है वो अगर इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो उन्हें एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो वेद समाज की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो मद्रास में हुई थी। और मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी केसरी नायडू ने। केसरी नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट, केसरी नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना कब की थी? तो केसरी नायडू ने मद्रास में वेद समाज की जो स्थापना की थी वो की थी 1864 में। केसरी नायडू ने मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना की थी। किसके प्रयास से केसरी नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी? तो किसके प्रयास से की थी? तो ये की गई थी केशव चंद्र सेन के प्रयास से। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज जो है वो 19वीं शताब्दी में धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित समाज है जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है। तो आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी स्वामी दयानंद के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था वो 12 फरवरी 1824 को हुआ था। 12 फरवरी 1824 को स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो 12 फरवरी 1824 को स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था वो भारत के गुजरात राज्य में हुआ था। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। और स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के किस जिले में हुआ था? दोस्तों मैं आपको सभी की सभी जानकारी दूंगा, यानी एक प्रश्न एग्जाम में आपसे कितनी तरह से पूछा जा सकता है मैंने सभी की सभी तरीके से वीडियो में रखा है। तो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था वो गुजरात के राजकोट जिले के ग्राम टंकारा में हुआ था। नेक्स्ट, नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि किसे माना जाता है? तो नव हिंदूवाद का जो प्रतिनिधि माना जाता है वो माना जाता है स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद को नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि माना जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे दोस्तों वे कौन थे? तो वे थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 मई 1897 को। 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नेतृत्व में की थी। तो कब की थी? तो कहाँ की थी? कोलकाता बारानगर में की थी। किसकी स्मृति में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावत्स्की के द्वारा की गई थी।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी वो 1875 को हुई थी। 1875 को मैडम ब्लावत्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी वो की थी न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में है। मैडम ब्लावत्स्की किस देश की निवासी थी? तो ये जो रहने वाली थी ये किस देश की रहने वाली थी? तो ये रहने वाली थी रूस की। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खान। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। साथ ही मैं आपसे बता देता हूं जितने भी एग्जाम हैं और उनमें जिस भी सब्जेक्ट से जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं सभी सब्जेक्ट को आपको कंप्लीटली पढ़ाऊंगा। बस आप सभी क्लासों को क्रम से अटेंड कर लेना। सर सैयद अहमद खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो सर सैयद अहमद खान का जो जन्म हुआ था वो हुआ था दिल्ली में। दिल्ली में सर सैयद अहमद खान का जन्म हुआ था। सर सैयद अहमद खान का जन्म कब हुआ था? तो दिल्ली में सर सैयद अहमद खान का जो जन्म हुआ था वो 17 अक्टूबर 1817 को हुआ था। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, बापू और राष्ट्रपिता किसे कहा जाता था? तो महात्मा गांधी जी को बापू के नाम से भी जाना जाता था और राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी किस वर्ष राजनीति में शामिल हुए थे? तो महात्मा गांधी जी जो राजनीति में शामिल हुए थे वे कब हुए थे? तो 1919 में महात्मा गांधी जी राजनीति में शामिल हुए थे। महात्मा गांधी किस वर्ष तक राजनीति में शामिल रहे थे? तो ये 1919 से 1942 तक राजनीति में शामिल रहे थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी किस माध्यम से भारतीय राजनीति में 1919 से 1942 तक शामिल रहे थे? तो ये रहे थे सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से। वह कार्यकाल जिसे भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है, तो वह कार्यकाल कब से कब तक का है? तो 1919 से 1942 तक का कार्यकाल गांधी युग के नाम से जाना जाता है। और ये विशाल जन आंदोलन का काल भी माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों इस काल में भारत की राष्ट्रीय क्रांति ने विजय पाई थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को जो हुई थी दोस्तों वो कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी मुंबई में। और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किस शताब्दी में नवीन राज्यों का सृजन हुआ? तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद नवीन राज्यों का जो सृजन हुआ है वो 18वीं शताब्दी में हुआ है। दक्कन में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो दक्कन में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का जो संस्थापक था वो था दोस्तों चिनकिज खान। निजाम उल मुल्क किसे कहा जाता था? तो निजाम उल मुल्क जो कहा जाता था वो चिनकिज खान को ही कहा जाता था। नेक्स्ट, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिखों के जो प्रथम गुरु थे वो थे गुरु नानक। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है गुरु नानक। 1650 में किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को बंगाल में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार दिया था? तो 1650 में वह मुगल शासक कौन थे जिसने अंग्रेजों को बंगाल में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार दिया था? तो वह मुगल शासक था शाहजहां। सर्वप्रथम धन निष्कासन के सिद्धांत को किसने उजागर किया?
तो सबसे पहले धन निष्कासन के सिद्धांत को जो उजागर किया था वो दादा भाई नौरोजी ने उजागर किया था। और द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक है दादा भाई नौरोजी। और इसी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को उजागर किया था। नेक्स्ट, धन निष्कासन का तात्पर्य किस विधिक माध्यम से है? तो भारत का धन ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल के भेजा जाना, यह धन निष्कासन सिद्धांत के अंतर्गत आता है। भारतीय इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक कौन सी घटना है? तो भारतीय इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक महत्वपूर्ण घटना है 1857 का विद्रोह। 1857 की क्रांति से पहले ब्रिटिश कंपनी को किन छोटे छोटे युद्धों का सामना करना पड़ा था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध तथा 1806 में वेल्लोर मठ में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। सत्यशोधक समाज किस आंदोलन से संबंधित था? तो सत्यशोधक समाज जो संबंधित था वो निम्न जातीय आंदोलन से संबंधित आंदोलन है। निम्न जातीय आंदोलन से संबंधित प्रथम आंदोलन क्या था? तो सही आंसर है सत्यशोधक समाज। निम्न जातियों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्त कराने हेतु सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो निम्न जातियों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्त कराने हेतु सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। गोविंदराव फुले किसका उपनाम था? तो गोविंदराव फुले ज्योतिबा फुले को कहा जाता था। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो की थी ज्योतिबा फुले ने वो की थी पुणे, यानी महाराष्ट्र के पुणे में। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी? तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय अर्थात आदिवासी विद्रोह किस सदी में हुए थे? तो अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय अर्थात आदिवासी विद्रोह जो हुए थे वो 19वीं सदी में ही हुए थे। सबसे पहले जनजातियों को आदिवासी नाम से किसने संबोधित किया था? तो सबसे पहले जनजातियों को आदिवासी नाम से संबोधित किया था ठक्कर बापा ने। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध किसान आंदोलन किस सदी में हुए थे? तो भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध जो किसान आंदोलन हुए थे वो 19वीं सदी में हुए थे। 19वीं शताब्दी में किसान आंदोलन की ज्यादातर मांगे क्या थी? तो आर्थिक मांगे थी। अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह किस आंदोलन से संबंधित था? तो नील विद्रोह जो संबंधित था ये था किसान आंदोलन से संबंधित। अगला क्वेश्चन, नील विद्रोह का आरंभ कहां हुआ था? तो नील विद्रोह का जो आरंभ हुआ था वो बंगाल में हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, बंगाल में नील विद्रोह का आरंभ कब हुआ था? तो बंगाल में नील विद्रोह का जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था? तो 1859 में हुआ था। बंगाल में नील विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो बंगाल में जो नील विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो हुई थी नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से। बंगाल में नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा बंगाल में नील विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। कौन सा देश प्राचीन काल में विश्व भर में शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था? तो प्राचीन काल में विश्व भर में शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था भारत। मध्यकाल में भारत के कौन से केंद्र विश्व भर में विख्यात शिक्षा के केंद्र थे? तो जौनपुर और अजमेर दोनों। किसके अनुसार कांग्रेस वास्तव में डफरिन की देन थी? तो ये थी व्योमेश चंद्र बनर्जी के अनुसार। किसने कांग्रेस को याचना संस्था कहा था? तो कांग्रेस को जो याचना संस्था कहा था वो कहा था विपिन चंद्र पाल ने। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता 1885 को व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ कहां था? तो ये मुंबई में हुआ था 1885 को।
मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत में आईसीएस परीक्षा भारत में आयोजित कराने की मांग की गई थी? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में आईसीएस परीक्षा भारत में कराने की मांग की गई थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आधुनिक भारत से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।